हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे साल 2022 के इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट। तो अभी तक साल 2022 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस जारी हुए हैं, चाहे वो फिर नेशनल लेवल पर जारी हुए हों या फिर ग्लोबल लेवल पर, ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं भारत में या फिर वैश्विक स्तर पर, उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से हम लोग इस वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इंडेक्स होगा तो उसमें टॉप कंट्री कौन सा है, बॉटम कंट्री कौन सा है, भारत की रैंक क्या है, किस संस्था ने उसको पब्लिश किया है। इस तरीके से हम जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं उन सभी को कवर करेंगे। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक भी हैं, तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ग्लोबल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में, यानी कि वैश्विक स्तर पर दुनिया के एक दूसरे देशों को कंपेयर करने के लिए जो इंडेक्सेस जारी किए गए हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो ग्लोबल इंडेक्सेस में से सबसे पहला जो सूचकांक है वो यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को MCQ के रूप में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें देखा जाता है कि किस कंट्री के अंदर भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत को यहाँ पर 85th प्लेस पर रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ज्यादातर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी इंडेक्स के बारे में, तो ज्यादातर मौकों पर उसमें भारत की क्या रैंक रही है उसी के बारे में पूछा जाता है। तो देशों में करप्शन के स्तर को मापने के लिए ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है, इसको जिस संस्था ने जारी किया है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसका मुख्यालय है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि जिस संस्था ने कोई इंडेक्स जारी किया है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स में जो टॉप कंट्री है वो एक नहीं बल्कि 3 कंट्रीज को यहाँ पर नंबर 1 रैंक दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जो है ये दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देश हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि भारत की रैंक आपको याद रखनी है 85, और अगर हम सबसे आखिर में देखें तो 180वीं रैंक मिली है साउथ सूडान को, यानी कि दुनिया का मोस्ट करप्ट कंट्री है साउथ सूडान, जो कि एक अफ्रीकी देश है। तो इतना ही आपको इस इंडेक्स के बारे में याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हाल ही में सिपरी नाम की संस्था ने सैन्य खर्च के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021। ये रिपोर्ट बताती है कि किस देश ने साल 2021 में अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जारी किया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि शिपरी ने। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये इसके नाम में लिखा हुआ है स्टॉकहोम, यानी कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 के अंदर दुनिया के सभी देशों ने मिला करके अपनी मिलिट्री यानी कि अपनी सेना के ऊपर जो खर्च किया है ये है लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 2020 की तुलना में 0.7% बढ़ा है। अब इनमें से भी, ये तो वैश्विक स्तर पर हो गया पूरी दुनिया में, लेकिन अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा कौन से देशों ने अपनी मिलिट्री पर खर्च किया है, तो उसमें नंबर 1 पर आता है अमेरिका, क्योंकि अकेले अमेरिका ने ही 801 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। हालांकि 2020 की तुलना में अमेरिका के अंदर सैन्य खर्च में 1.4% की कमी आई है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा चाइना, तीसरे नंबर पर रहा भारत। तो यहाँ पर भारत का आपको ध्यान रखना है, भारत ने साल 2021 के अंदर 76.6 बिलियन डॉलर खर्चे हैं, और इस तरीके से इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि भारत के अंदर 0.9% का इंक्रीज आया है। फिर इसके बाद है चौथे नंबर पर यूके और 5वें नंबर पर है रसिया। तो इस रिपोर्ट में आपको बेसिकली इतना ही याद रखना है कि दुनिया का सैन्य खर्च के मामले में जो नंबर 1 कंट्री है ये है अमेरिका, और भारत का इस मामले में स्थान है तीसरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड। इसमें आपको ये नहीं याद रखना है कि किस कंट्री ने कितना खर्च किया है, ये बस मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है।
सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सिपरी के द्वारा इस साल दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी कर दी गई हैं। एक तो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट का नाम होता है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, यानी कि इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस कंट्री ने कितना हथियारों का आयात किया है या फिर कितना निर्यात किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2021 की ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसको भी जारी किया है सिपरी नाम की संस्था ने। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं, यानी कि हथियार बेचने के मामले में कौन से कंट्रीज टॉप पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पर है अमेरिका। पूरी दुनिया में जितना भी हथियारों का निर्यात होता है उसमें से 39% ये अमेरिका के द्वारा ही निर्यात किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में कई सारी सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन एक्सेट्रा। यहाँ पर आगे जो कंट्रीज के नाम लिखे हैं ये वो कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, यानी कि अमेरिका जो हथियारों का निर्यात करता है उसमें सबसे ज़्यादा खरीदता है सऊदी अरब 23%, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ कोरिया। तो यहाँ पर उन कंट्रीज के नाम भी लिखे हैं जो कि इन कंट्रीज के मेन रिसिपिएंट्स हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रूस 19%, तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस 11%, और फिर अगर हम भारत की बात करें तो निर्यात के मामले में भारत को भी यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। भारत की रैंक है 23। हालांकि पूरे विश्व के अंदर जो हथियारों का निर्यात होता है उसमें भारत का योगदान 0.2% है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम ये देखें कि भारत जो हथियारों का निर्यात करता है उसमें इसके मेन रिसिपिएंट्स कौन हैं, तो कौन ये हथियार खरीदता है, उनमें से सबसे पहले है म्यांमार 50%, फिर श्रीलंका, आर्मेनिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन से कंट्रीज हैं। अब इसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन से हैं। सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है ये देखते हैं। उनमें नंबर 1 पर है अपना भारत, क्योंकि दुनिया में जितना भी हथियार खरीदा जाता है उनमें से 11% भारत ही खरीदता है। और भारत ये जो हथियार खरीदता है इसको कौन से देश सप्लाई करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा भारत रसिया से खरीदता है, फिर उसके बाद फ्रांस से, फिर उसके बाद अमेरिका से। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पर है, इसका भी 11% ही शेयर है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है मिस्र 5.7%। तो ओवरऑल आपको इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो आपको बताना है अमेरिका। भारत का निर्यात के मामले में अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो आपको बताना है 23वां, और विश्व में भारत का योगदान है 0.2%। भारत से सबसे ज़्यादा खरीदता है म्यांमार। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो वो है अपना भारत 11% के साथ। और भारत जो हथियार खरीदता है उसमें सबसे ज़्यादा मेन सप्लायर है भारत का रशिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है इस रिपोर्ट के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, यानी कि कौन सा वो कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, तो ये है अपना भारत। यहाँ पर आप इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो डेटा जारी किया गया है ये 2017 से लेकर 21 इस टाइम पीरियड के लिए जारी किया गया है। तो इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा आयातक देश था अपना भारत और सबसे बड़ा निर्यातक देश था अमेरिका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है इससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो दुनिया का जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान और सिंगापुर का। जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है ये संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, क्योंकि इन कंट्रीज के जो नागरिक हैं उनको दुनिया के 192 देशों में बिना किसी वीजा के जाने की इजाज़त है। सिर्फ पासपोर्ट की हेल्प से वो दुनिया के 192 देशों में यात्रा कर सकते हैं। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लोगों को 59 कंट्रीज में बिना किसी वीजा के जाने की इजाज़त है, और इस तरीके से भारत की जो रैंकिंग मिली है वो है 83। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसको जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था ने, जो कि लंदन के अंदर स्थित है। इस इंडेक्स में आपको सिर्फ 4 कंट्रीज की रैंक याद रखनी है। सबसे पहले दुनिया का जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान और सिंगापुर के, इनकी रैंक है 1। फिर इसके बाद भारतीय जो पासपोर्ट है इसकी रैंक है 83। हालांकि दूसरे ही दिन रैंक बदल करके 84 कर दी गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें भारत का पासपोर्ट की रैंक बताई गई थी 83। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
अगर 83 ऑप्शन में ना हो तो आप 84 आंसर कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो सबसे आखिर में रैंकिंग दी गई है ये है अफगानिस्तान का पासपोर्ट, यानी कि अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं वो सिर्फ 26 देशों के अंदर ही बिना किसी पूर्व वीजा के जा सकते हैं। तो इस तरीके से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आपको इतनी ही जानकारी याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो कौन सा देश अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को बचाने में कितना आगे है, उसी पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो 2022 की रैंकिंग में भारत को स्थान मिला है 43। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है इसको जारी किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इसको जारी किया है। इस इंडेक्स के अनुसार अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को बचाने में दुनिया का जो नंबर 1 कंट्री है यह है अमेरिका, फिर उसके बाद है ब्रिटेन, फिर जर्मनी, और भारत की रैंक आपको याद रखनी है, भारत की रैंक है 43। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो टॉमटॉम नाम की एक संस्था है जो कि हर साल ट्रैफिक इंडेक्स को जारी करती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि दुनिया में किस शहर के अंदर कंजेशन लेवल कितना ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर भीड़ का स्तर कितना ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि इस इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्तांबुल, तुर्की। तुर्की के अंदर जो इस्तांबुल शहर है ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा साल 2021 के अंदर। तो टॉमटॉम जो कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित एक संस्था है, इसी ने ट्रैफिक इंडेक्स 2021 को जारी किया है, जिसमें दुनिया भर के 58 देशों के 404 शहरों को शामिल किया गया। इन 404 शहरों में वहां पर भीड़ का स्तर यानी कि कंजेशन लेवल को देखा गया और उसी के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। जो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा ये रहा इस्तांबुल, जो कि है तुर्की के अंदर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा रूस की राजधानी मॉस्को, तीसरे नंबर पर रहा यूक्रेन की राजधानी कीव। अगर हम भारतीय शहरों की बात करें तो भारत के टोटल 4 शहर ही इसमें शामिल किए गए थे, और उनमें भी जो मुंबई है ये सबसे टॉप पर है क्योंकि यहाँ पर कंजेशन लेवल था 53%, और इस तरीके से ये दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना। फिर उसके बाद अन्य शहरों की रैंक भी आप देख सकते हैं। बेंगलुरु की 10वीं रैंक है, नई दिल्ली की 11वीं और पुणे की 21वीं। तो अगर आपसे ये पूछें कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा तो इस्तांबुल, भारत का कौन सा रहा तो मुंबई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक, और इसमें भारत को स्थान मिला है 46। आप देख सकते हैं ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो कि लंदन के अंदर स्थित है। इस इंडेक्स के अंदर हर एक कंट्री को कुछ स्कोर दिया जाता है और उसी के आधार पर उनको कैटेगराइज भी किया जाता है। जैसे कि जो नंबर 1 कंट्री है डेमोक्रेसी के मामले में यह है नॉर्वे, और इसको फुल डेमोक्रेसी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। फिर इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत को यहाँ पर 46 स्थान पर रखा गया है, और भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी कि दोषपूर्ण लोकतंत्र बताया गया है। अगर हम बॉटम कंट्री की बात करें तो आप गेस कर सकते हैं ये कंट्री है अफगानिस्तान, जिसकी रैंक है 167, और इसको ऑथोरिटेरियन के रूप में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग देख सकते हैं। जैसे कि फ्लॉड डेमोक्रेसी में श्रीलंका को रखा गया है, हाइब्रिड रिजीम के अंदर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान को रखा गया है, अथॉरिटेरियन के अंदर चाइना, म्यांमार और अफगानिस्तान को रखा गया है। तो ये हैं भारत के पड़ोसी देश। कई बार इनकी भी रैंकिंग इस तरह के इंडेक्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान है 46 और नंबर 1 कंट्री है नॉर्वे। कम से कम आपको इतना तो याद रखना ही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिनको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्धारित किया गया है, और इनकी टोटल संख्या है 17। ये वो लक्ष्य हैं जिनको सारे कंट्रीज को सन 2030 तक हासिल करने हैं। तो सारे कंट्रीज इनको हासिल करने में जो प्रगति कर रहे हैं उसका आकलन करने के लिए SDG इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के जो 193 मेंबर्स हैं सभी कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का SDG इंडेक्स में जो रैंकिंग है ये है 120।
पिछले साल भारत की रैंक 117 थी, लेकिन इस बार भारत की रैंक काफ़ी गिर गई है 120। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंडेक्स होता है इसको जारी किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि SDSN के द्वारा, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पे। इसमें जो नंबर 1 कंट्री है यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में जो कंट्री सबसे आगे है ये है फिनलैंड। फिनलैंड वैसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और भारत का यहाँ पर जो रैंकिंग है ये है 120, क्योंकि भारत को 100 में से 60.07 स्कोर दिया गया है और इस तरीके से भारत की रैंकिंग है 120। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में 146 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आ चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक ये हाल ही में जारी कर दिया गया है और इसके अंदर जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है यह है फिनलैंड। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और भारत का स्थान है 136। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रीज की रैंकिंग, और याद रखिएगा इसको भी जारी किया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। इसमें जो नंबर 1 कंट्री है यह है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है डेनमार्क। ऐसे ही आप अन्य कंट्रीज को भी देख सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग यहाँ पर है 136 और सबसे आखिर में है अफगानिस्तान। तो इतना आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के बारे में ध्यान रखना है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा था? तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने हाल ही में साल 2021 के लिए दुनिया के 10 सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट निकाली। अब अगर इनमें से भी आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा था तो ये है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि है अमेरिका के अंदर। तो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा था? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो IQ एयर नाम की जो संस्था है ये स्विट्जरलैंड के अंदर बेस्ड है और ये जो संस्था है ये हर साल एयर क्वालिटी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम होता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर पता चलता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित शहर कौन से रहे। तो दुनिया का जो सबसे वायु प्रदूषित शहर रहा 2021 में ये था भिवाड़ी, और ये कहाँ पर है? भिवाड़ी है राजस्थान के अंदर। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IQ एयर द्वारा जारी इस वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार अगर हम ये देखें कि दुनिया के सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज कौन से हैं, यानी कि अगर हम कंट्रीज को आपस में रैंक करें तो उसमें नंबर 1 पर आ जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ये दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित देश है। फिर 5वें नंबर पर है अपना भारत। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब अगर हम सिर्फ शहरों को आपस में रैंक करें तो दुनिया का जो सबसे वायु प्रदूषित शहर रहा है यह है भारत का भिवाड़ी शहर, जो कि राजस्थान में है। दूसरे नंबर पर ही भारत का ही शहर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। तीसरे स्थान पर फिर आता है चाइना का होतन शहर। चौथे स्थान पर है दिल्ली। 5वें नंबर पर है जौनपुर। तो ऐसा ही आप जो अन्य शहर हैं इनको भी देख सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है भिवाड़ी। अब अगर हम इन्हीं में से, ये तो यहाँ पर दुनिया के सारे ही शहर शामिल हैं, लेकिन अगर इनमें से हम सिर्फ राजधानी शहरों को निकालें, सिर्फ राजधानी शहरों को आपस में रैंक करें, तो आपको पता है कि नई दिल्ली जो है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले कोई भी यहाँ पर राजधानी शहर नहीं है। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी है भारत की राजधानी नई दिल्ली। फिर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ऐसे ही आप अन्य को भी देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी पूछें तो नई दिल्ली। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अगर आपसे डायरेक्टली पूछें तो भिवाड़ी। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री पूछें तो बांग्लादेश। UNEP की फ्रंटियर 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा रहा? इससे पहले हम लोगों ने दुनिया के सबसे वायु प्रदूषित शहरों के बारे में जाना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दुनिया के सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर कौन से रहे। तो इनमें जो नंबर 1 पर आता है यह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, यानी कि UNEP ने, जिसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नायरोबी में। ये जो रिपोर्ट है फ्रंटियर्स 2020, इसमें दुनिया भर के शहरों में वहाँ पर ध्वनि के स्तर को रिकॉर्ड किया गया, और जो सबसे ज़्यादा ध्वनि का स्तर रिकॉर्ड किया गया है यह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में।
क्योंकि यहाँ पर अधिकतम 119 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता रिकॉर्ड की गई और इसीलिए इसको नॉइजिएस्ट सिटी बोला गया है, यानी कि दुनिया का सबसे अधिक शोर वाला शहर। दूसरे नंबर पर ही यहाँ पर आपको भारत का शहर मिलेगा जो कि है मुरादाबाद और ये है यूपी के अंदर। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो कि यहाँ की कैपिटल है। ऐसे ही अगर आप सबसे आखिर में देखेंगे तो सबसे आखिर में आपको मिलेगा जॉर्डन का इरबिड शहर, यानी कि जॉर्डन का जो इरबिड शहर है ये दुनिया का सबसे क्वाइटेस्ट यानी कि शांत शहर है। तो ऐसे ही आपको कम से कम इतना तो याद रखना है कि दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर रहा बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भारत का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर रहा मुरादाबाद और सबसे क्वाइटेस्ट सिटी रहा इरबिड। 2022 की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी है? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 जो रिपोर्ट होती है इसमें दुनिया भर की 500 सबसे जो मूल्यवान कंपनियां हैं उनको लिस्ट किया जाता है। दुनिया के जो सबसे मूल्यवान कंपनी है ये आपको पता होगा, ये है एप्पल। एप्पल ही वो पहली कंपनी है जिसकी जो वैल्यू है वो $3 ट्रिलियन को भी क्रॉस हुई थी। तो ये चीज़ भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रांड फाइनेंस है ये लंदन के अंदर बेस्ड एक संस्था है। इसी के द्वारा हर साल दुनिया के 500 जो सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उनकी लिस्ट निकाली जाती है। 2022 में जो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है यह है एप्पल, जिसकी जो वैल्यू है ये $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, लगभग 3.5 ट्रिलियन। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे मूल्यवान कंपनी है यह है अमेजन, तीसरे नंबर पर है गूगल, चौथे पर माइक्रोसॉफ्ट, पांचवें पर वॉलमार्ट। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप 5 दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है वो सभी के सभी अमेरिका में है। अब क्योंकि इस लिस्ट के अंदर दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों को शामिल किया गया है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से क्या कोई भारत की भी कंपनी है जिसको इसमें लिस्ट किया गया है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि भारत की टोटल 13 कंपनियां इन 500 की लिस्ट में शामिल हुई हैं। इनके आप नाम भी देख सकते हैं। उनमें से भी सबसे नंबर 1 पर आता है टाटा ग्रुप। भारत की तरफ से टाटा ग्रुप यहाँ पर नंबर 1 पर है जिसकी ग्लोबल रैंक है 78। ऐसे ही आप अन्य कंपनीज को भी देख सकते हैं, इन्फोसिस, LIC, रिलायंस और सबसे आखिर में है जियो। तो इस तरीके से 13 कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात होगी क्योंकि हाल ही में हुरून ने ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की है। तो विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये है आज के समय एलोन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं। हाल ही में इन्होंने ट्विटर कंपनी को भी $44 बिलियन में खरीद लिया है। तो हुरून जो संस्था है ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम होता है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, यानी कि इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जो टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं आज के समय उनमें नंबर 1 पर हैं एलोन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति बताई गई है $205 अरब। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। ऐसे ही आप टॉप 10 को देख सकते हैं। जो 90वें नंबर पर है, यहाँ पर आप गौर कीजिए, 90वें नंबर पर हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, जिनकी टोटल जो वेल्थ बताई गई है यह है $103 बिलियन। अब अगला सवाल देखते हैं, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी हम लोगों ने देखा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची। अब हम लोग देखेंगे दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची। तो स्पेशली अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जो अरबपति हैं उनकी बात करें तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के साइरस पूनावाला। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वर्ल्ड्स टॉप 10 हेल्थ केयर बिलियनियर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं भारत के साइरस पूनावाला, और इन्होंने ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जो कि आज के समय विश्व के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी बन चुकी है। इसी ने आपको पता होगा भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को भी बनाया है। तो साइरस पूनावाला जो हैं जिनकी कुल संपत्ति $26 बिलियन बताई गई है, ये दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर बिलियनियर हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2022 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि जो हुरून नाम की संस्था है ये हर साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की एक रिपोर्ट जारी करता है, वार्षिक रूप से जारी होती है। उसी तरीके से जो फोर्ब्स है ये भी हर साल एक लिस्ट निकालता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क। दोनों ही रिपोर्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं
दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं यहाँ पर भी एलोन मस्क हैं, जिनकी कुल संपत्ति इसमें बताई गई है $219 बिलियन। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी जेफ बेजोस हैं, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। तो दुनिया के जो 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं इनका तो क्रम दोनों में ही सेम है, लेकिन भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, उनकी इसमें रैंक है 10। हालांकि पिछले वाले हुरून में इनकी रैंक थी 9वीं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक और रिपोर्ट। नेशनल लेवल पर एक दूसरे राज्यों को कंपेयर करने के लिए जो इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं उनको अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनों और वृक्षों से आच्छादित है। यानी कि आपको बताना है कि भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका कितने परसेंट हिस्सा वनों और वृक्षों से ढका हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 24.62%। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है इसको बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार जारी की जाती है और इसमें देखा जाता है कि भारत में वनों की स्थिति क्या है, पिछले 2 सालों में वनों की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, ये सब यहाँ पर मेजर किया जाता है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कि यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में जारी किया है भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, यानी कि भूपेंद्र यादव ने। ये जो रिपोर्ट होती है इसको जारी किया जाता है बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, यही इस रिपोर्ट को तैयार करता है। अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें बताया गया है कि भारत का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है, यानी कि वन और वृक्षावरण है, यह है लगभग 80.9 बिलियन हेक्टेयर, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% कवर करता है। यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% जो है ये वनों या फिर वृक्षों से घिरा हुआ है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार जारी होती है, तो पिछले साल जब 2019 में आई थी तो उसकी तुलना में वन में भारत के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। भारत के अंदर 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। ये तो पूरे भारत में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। अकेले आंध्र प्रदेश में ही 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब इन 2 पॉइंट्स के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के जिस राज्य में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है यह है मध्य प्रदेश, और प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर जिस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है यह है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 84.53% पर केवल वन ही है। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और 5वां और आखिरी पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के 17 ऐसे राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां पर 33% से भी ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया पर वन क्षेत्र है। अगर किसी भी क्षेत्र में 33% से ज्यादा वन क्षेत्र है तो उसको एक आदर्श स्थिति मानी जाती है, और ऐसा भारत के 17 राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में है। तो इस रिपोर्ट के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वैसे इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार जारी होती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसका डेटा होता है। अगले 2 सालों तक इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है उसको भी आप ज़रूर देखें। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत का वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन हुआ है ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रूट्स यानी कि फलों के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ना कि अरुणाचल प्रदेश। साल 2021 के स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग जो है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें राज्यों को वहां पर कितना अच्छा शासन है इसके आधार पर रैंक किया जाता है। इसको जो संस्था जारी करती है उसका नाम है स्कॉच ग्रुप। तो अब देखिए इसके अंदर जो नंबर 1 भारत का सबसे अच्छा शासित राज्य है यह है आंध्र प्रदेश। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पर है ओडिशा राज्य। तो टॉप 3 आपको कम से कम याद रखने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों के अंदर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? नीति आयोग जो है ये भारत में कई सारे इंडेक्सेस जारी करता है, और उन्हीं में से एक है
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ये इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है, यानी कि अभी इसका राउंड 1 जारी किया गया है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इस इंडेक्स में देखा जाता है कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने बदलती जलवायु को ध्यान में रखते हुए अपने ऊर्जा संसाधनों को सबसे बेहतर तरीके से मैनेज किया है। तो नीति आयोग ने ये जो इंडेक्स जारी किया है इसमें नंबर 1 पर है गुजरात। यहाँ पर देखिए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का राउंड 1 हाल ही में जारी किया गया है, जिसको जारी किया है नीति आयोग ने। इस इंडेक्स में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में रैंक करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज है डिस्कॉम कंपनियों की परफॉर्मेंस की, यानी कि जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको सबसे ज़्यादा 40% वेटेज दिया गया है। ऐसे ही आप अन्य जो यहाँ पर पैरामीटर्स हैं इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब इस इंडेक्स के अंदर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में रैंक करने के लिए टोटल 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। जो लार्जर स्टेट्स हैं यानी कि बड़े राज्य, उनमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस रहा है ये है गुजरात का, फिर दूसरे नंबर पर है केरल, तीसरे पर पंजाब। तो जो टॉप परफॉर्मर है ये है गुजरात। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें स्मॉलर स्टेट्स की, तो उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन है गोवा राज्य का, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का। तो इस इंडेक्स के बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नीति आयोग ने एक अन्य इंडेक्स जारी किया जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनको निर्यात को लेकर उनकी तैयारी कैसी है उस आधार पर रैंक किया जाता है। इसमें जो नंबर 1 राज्य है ये है गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य की निर्यात को लेकर तैयारी सबसे बेहतर है। यहाँ पर आप इस इंडेक्स को देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसको नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिल करके जारी किया है। इसमें टोटल ये 4 पैरामीटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है बिजनेस इकोसिस्टम को, यानी कि किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वहाँ पर बिजनेस करने के लिए इकोसिस्टम कैसा है, इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। बाकी अन्य पैरामीटर्स भी हैं। इसके अलावा जो अन्य पैरामीटर्स हैं उनमें है पॉलिसी, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अब अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टोटल 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहले है हिमालयी राज्य, इनमें नंबर 1 पर है उत्तराखंड। भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं यानी कि कोस्टल स्टेट्स हैं, उनमें नंबर 1 पर है गुजरात राज्य। यूनियन टेरिटरीज और जो सिटी स्टेट्स हैं उनमें नंबर 1 पर है दिल्ली। लैंड लॉक्ड स्टेट्स जो हैं उनमें नंबर 1 पर है हरियाणा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज राज्यों को यहाँ पर जो रैंकिंग दी गई है उसके बारे में। अब इसमें एक ओवरऑल रैंकिंग भी तैयार की गई है। सभी राज्यों को एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस स्कोर दिया गया है और उस आधार पर ओवरऑल रैंकिंग भी तैयार की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भारत के तटवर्ती राज्य हैं उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है और नंबर 1 राज्य है गुजरात। तो बेसिकली इस इंडेक्स में आपको गुजरात का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि इसने ओवरऑल रैंकिंग में भी टॉप किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर मैंने रखी है, और वो ये कि 2021 के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस जारी किए गए थे ग्लोबल लेवल पर, उनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताया है। तो 2021 के अंदर जो भी ग्लोबल लेवल पर इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस जारी किए गए थे उनके बारे में मैं आपको फटाफट बताने वाला हूँ, ताकि आप ये अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि आपके एग्जाम में 2021 के भी पूछे जाएंगे। तो ये आपको अगर याद रहेंगे तो आप डेफिनेटली राइट आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जारी किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है, इसके आप नाम से समझ सकते हैं, इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा वो देश है जिसने टैलेंट को आकर्षित करने के मामले में और टैलेंट को अपने देश में बनाए रखने के मामले में सबसे आगे है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में जो नंबर 1 कंट्री है यह है स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक है 56। इसमें आपको बॉटम कंट्री का नाम याद नहीं रखना है। भारत की रैंक है 56 और नंबर 1 कंट्री है स्विट्जरलैंड। अगला इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये इंडेक्स हमको बताता है कि कौन सा देश नवाचार के मामले में यानी कि नई चीज़ों को अपनाने के मामले में सबसे आगे है। तो
इस इंडेक्स को जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जो टॉप कंट्री है यह है स्विट्जरलैंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 46 प्लेस पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, यानी कि रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन से हैं उनको इस इंडेक्स के अंदर रैंक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो कि लंदन के अंदर है। इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है रहने के लिए, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, यह है तेल अवीव इजराइल के अंदर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इजराइल का जो तेल अवीव शहर है ये पहली बार दुनिया का सबसे खर्चीला शहर बना। इसी तरीके से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही एक अन्य सूचकांक जारी किया जिसका नाम है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021, यानी कि रहने के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई। इस इंडेक्स में आपको सिर्फ 2 शहरों के नाम याद रखने हैं। पहला, वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट सिटी, यानी कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर जो है यह है कोपेनहेगन, जो कि है डेनमार्क की राजधानी। एक यूरोपीय देश है डेनमार्क, तो यहाँ की जो राजधानी है कोपेनहेगन, ये वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट सिटी है। इसी तरीके से अगर हम भारत के सबसे सुरक्षित शहर की बात करें तो यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली, जिसकी ग्लोबल रैंक है 48वें स्थान पर यहाँ पर नई दिल्ली को रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों का प्रदर्शन कैसा है। इस इंडेक्स को जारी किया जाता है जर्मन वॉच नाम की एक संस्था के द्वारा, जो कि जर्मनी की बॉन शहर में स्थित है। इस इंडेक्स के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से निपटने में जिस कंट्री के परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है ये कंट्री है डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क की जो रैंकिंग है ये है 4। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस है इन पर कौन से कंट्रीज हैं, ये टॉप पर क्यों नहीं रहे? इसका कारण है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों प्लेस पर कोई भी कंट्री यहाँ पर शामिल ही नहीं हो पाया, क्योंकि किसी भी कंट्री का परफॉर्मेंस इतना बेहतर नहीं है कि उनको टॉप 3 रैंक दी जाए। यानी कि टॉप 3 रैंक इस इंडेक्स के अंदर खाली है। चौथे स्थान पर है डेनमार्क। कहने का मतलब डेनमार्क की जो परफॉर्मेंस है जलवायु परिवर्तन से निपटने में वो सबसे बेहतर है। फिर इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत का रैंक है 10th। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसको भी जर्मन वॉच नाम की संस्था ने जारी किया है, लेकिन इन दोनों में खास फर्क है। जो पिछला इंडेक्स मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस कंट्री का परफॉर्मेंस कितना बेहतर है, तो इसमें कंट्रीज की परफॉर्मेंस देखी जाती है। जबकि ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर देखिए मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय क्लाइमेट चेंज इन 2019 के अंदर जो कंट्री क्लाइमेट चेंज के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था ये था मोजाम्बिक। और भारत का रैंक है 7th, क्योंकि 2019 में भी भारत के अंदर कई सारे तूफान आए थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 साल के सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में से एक होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसके अंदर बताया जाता है कि कौन से देश अपने देश के अंदर भुखमरी को समाप्त करने के लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं। इसको जारी किया है 2 संस्थाओं ने मिलकर के, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प। इसमें जो टॉप कंट्री रहा है यह है बेलारूस, और भारत की यहाँ पर रैंक है 101। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101, जिसको सीरियस यहाँ पर बताया गया है। तो भारत की जो कंडीशन है ये सीरियस यहाँ पर बताई गई है। जो बॉटम कंट्री है सबसे नीचे यह है सोमालिया, जिसकी रैंक है 116। तो 116 देशों में भारत की रैंक है 101। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं लैंगिक अंतराल सूचकांक, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो कि कॉलोनी स्विट्जरलैंड के अंदर बेस्ड है। इसके अंदर बताया गया है कि जो दुनिया का मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है, यानी कि जिस देश के अंदर महिलाओं और पुरुषों के बीच में असमानता सबसे कम है, वो कंट्री है आइसलैंड। यानी कि आइसलैंड के अंदर महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो असमानता है वो सबसे कम है। इंडिया रैंक की बात करें, भारत की रैंक, तो यहाँ पर भारत की रैंक है 140, और सबसे आखिर में है अफगानिस्तान की यहाँ पर रैंक है 156। तो ये इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की रैंक 140, ये आपको ध्यान रखनी है।
फिर इसके बाद अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इससे हमको पता चलता है कि किस कंट्री के अंदर वहाँ के प्रेस को, मीडिया को सबसे ज़्यादा आज़ादी है। इसको जो संस्था जारी करती है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि है पेरिस के अंदर। इसके अंदर जो नंबर 1 कंट्री है ये है नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे कंट्री के अंदर वहाँ के प्रेस को, मीडिया को सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। भारत की रैंक है 142, जो कि काफ़ी नीचे है। बॉटम कंट्री है यहाँ पर इरिट्रिया, यानी कि इरिट्रिया जो है ये सबसे आखिर देश है इस इंडेक्स के अंदर। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान का याद रखिएगा 145, चाइना का 177। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि ये 2020 में आखिरी बार जारी हुआ था, तो अभी 2021 का भी जारी नहीं हुआ है। तो 2020 में जब ये आखिरी बार जारी हुआ था तो उसमें भारत की रैंक थी 131 और जो टॉप कंट्री था वो था नॉर्वे। तो इसके बारे में आज भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ भारत की रैंक है 131 और टॉप कंट्री है नॉर्वे। इसको जारी करता है यूएनडीपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, यानी कि व्यापार सुगमता सूचकांक 2020। ये इंडेक्स हमको बताता है कि किस कंट्री के अंदर व्यापार करना सबसे आसान और सहज है। इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन आपको बता दूं कि अब ये इंडेक्स जारी करना बंद कर दिया गया है। अब वर्ल्ड बैंक इस इंडेक्स को जारी नहीं करता है। 2020 में जब आखिरी बार जारी हुआ था तो न्यूजीलैंड जो है ये टॉप पर था, यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर व्यापार करना सबसे आसान है, जबकि भारत की रैंक यहाँ पर थी 63। तो ये भी कई बार पूछा जाता था, लेकिन अब इस इंडेक्स को जारी करना बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने साल 2022 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स जारी हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर वैश्विक स्तर पर, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि 2021 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जारी किए गए थे। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। आपको बताना है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर के 21 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने % थी। दूसरा सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो ये वो 2 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताना है और ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने साल 2022 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स, इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट जारी हुए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही 2021 के अंदर जो महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए थे, जो कि 2022 में अभी तो नहीं जारी किए गए हैं लेकिन आगे जारी किए जाएंगे, तो उनके बारे में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। जिस तरीके से आज की ये वीडियो आपने देखा, इसी तरीके से अन्य जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास समय काफ़ी कम है एग्जाम के लिए, तो आप मंथली करंट अफेयर्स के जरिए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।